दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक डरावनी और ख़तरनाक कहानी लेकर। ये कहानी एक डायन की है जिसे अगर आप आखिरी तक सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये कहानी दिल्ली की कहानी है जहाँ एक कपल रहा करता था, पूजा और रवि के नाम का। रवि और पूजा दोनों की नई नई शादी हुई थी और रवि एक गारमेंट कंपनी में इंजीनियर का काम करता था और जो उसकी वाइफ थी पूजा वो हाउस वाइफ थी और दिल्ली के पास के ही एक गांव की थी। एक रात की बात है जब पूजा और रवि दोनों सो रहे थे तो एकदम से पूजा की आंख खुलती है और उस समय समय हो रहा होता है 1:30 बजे का। वो देखती है कि उसका पति रवि अपने आप को शीशे के सामने बैठकर बड़ी ही नज़ाकत से निहार रहा है। ये सब देखकर उसे बड़ा अजीब लगता है और वो रवि को आवाज़ लगाती है कि रवि क्या कर रहे हो। रवि पूजा की बात सुनकर ऐसे रिएक्ट करता है कि मानो वो होश में आ गया हो और वो एकदम से बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी आँख में कचरा चले गया था तो मैं देख रहा था, मुझे बार बार आँख में खुजली हो रही थी। पूजा रवि की बात सुनकर उसे इग्नोर कर देती है और उससे सोने को कहती है और वो वहाँ उसके पास आकर सो जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक रात जब पूजा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि रवि बिस्तर पर है ही नहीं और एकदम से वो घबरा जाती है और वो उसे ढूंढते हुए घर की बालकनी में जा पहुंचती है। और जैसे ही पूजा बालकनी में पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि उसका पति रवि लाल रंग की साड़ी पहने हुए और पूरी तरह मेकअप किए हुए ऊंचे हिल्स की सैंडल पहनकर बालकनी में खड़ा था और नीचे देख रहा था। पूजा ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है और वो उसे जोर के आवाज़ लगाती है कि रवि ये सब क्या है। तब जो रवि होता है वो उसे पीछे मुड़कर देखता है और लड़कियों वाली अदा से लड़की की आवाज़ निकाल कर बोलता है, क्या हुआ पूजा, तुम जाग गई क्या। मैं और रवि तो अभी घूमने जा ही रहे थे, तुमने सारा मज़ा खराब कर दिया। और मुंह बनाकर पूजा को धुतकार देता है और फिर अपने बेडरूम में जाकर सो जाता है। रवि की ये हरकतें देखकर पूजा घबरा जाती है। रवि तो अपने बिस्तर पर सो जाता है लेकिन पूजा को पूरी रात नींद नहीं आती। वो सुबह 6 बजे तक जागती रहती है और वो सोचती रहती है कि क्या हुआ, ये सब क्या था। और फिर जब रवि सुबह उठता है तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उठता है और नहाता धोता है, नाश्ता करके अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन पूजा को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। हो सकता है रवि के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया हो या किसी चुड़ैल ने उसे जकड़ लिया हो, क्योंकि वो गांव की लड़की थी और ये सब बातें उसने सुन रखी थी। अगले दिन वो पूरी प्लानिंग करती है और वो सोचती है कि मैं रात को देखूंगी कि ये सब कैसे होता है और वो अपने पति पर पूरी नज़र रखती है। रात को जब रवि सो जाता है तो पूजा भी सोने का नाटक करती है और रवि थोड़ी देर बाद ही खराटे मारना भी शुरू कर देता है और उसे गहरी नींद आ जाती है। लेकिन पूजा बेड के ऊपर सोने का नाटक करती है और आगे उसके उठने का इंतज़ार करती है। थोड़ी देर बाद रवि उठता है और उठ के पूजा के जो कपड़े होते हैं उसमें से गुलाबी सूट निकाल कर पहन लेता है और शीशे के सामने बैठकर पूरा मेकअप करना शुरू कर देता है और ऊंची हिल्स पहनकर फ्लैट से नीचे जाने के लिए ये तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो फ्लैट का गेट खोलकर नीचे जाने के लिए निकलता ही है तब पूजा सोचती है कि अगर ये नीचे चले गए तो इन्हें लोग देखेंगे और इनका मजाक बन जाएगा। तो वो पीछे से जोर के आवाज़ लगाती है कि रवि कहाँ जा रहे हो, वापस आ जाओ। रवि पूजा की बात सुनकर एकदम गुस्सा हो जाता है और वो उसकी बात को अनसुना भी कर देता है। जिसके बाद पूजा फिर जोर जोर के चिल्लाती है कि रवि कहाँ जा रहे हो। रवि पूजा की बात सुनकर काफ़ी चिढ़ जाता है और गेट को जोर के बंद कर फ्लैट के अंदर आता है और पूजा का गला पकड़ लेता है और लड़की की आवाज़ में बोलता है
कि तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ कि रवि मेरा है और ये मेरे और रवि के घूमने का समय है। तू रोज रोक टोक करके हमें परेशान करती है। अगर अब की बार तूने हमें रोका ना तो तेरी जबान काट कर खा जाऊंगी और फिर देखूंगी भी नहीं कि तू अपनी जबान से कैसे रवि का नाम लेती है। और इतना कहकर रवि बाहर निकल जाता है और पूजा रोते हुए बेडरूम में चले जाती है और सुबह होने का इंतज़ार करती है। और अगली सुबह 6 बजे अपने पति के जो गांव में उनके चाचा रहते हैं उन्हें ये बोलती है फ़ोन लगाकर कि बहुत इमरजेंसी है, आप तुरंत यहाँ आ जाओ। इसके पहले रवि 5 बजे आकर घर पर सो जाता है, लेकिन पूजा समझ जाती है कि ये ज़रूर कोई बुरी आत्मा उसके पीछे लग गई है और उसे कैसे भी करके रवि को इस आत्मा से छुटकारा दिलाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। और वो फिर रवि के चाचा जी का इंतज़ार करने लग जाती है। तब रवि एकदम से उठता है और रोज की तरह नाश्ता करता है, नहाता है और ऑफिस चले जाता है। और दोपहर तक जब रवि के चाचा जी घर आते हैं तो पूजा उनके चाचा जी को ये सारी बातें बता देती है। चाचा जी गांव के बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उन्हें इस बात को समझने में जरा भी समय नहीं लगता कि रवि पे किसी चुड़ैल या डायन का साया है। शाम होते ही रवि घर आता है तो चाचा जी को देखकर पूछता है कि आप अचानक कैसे आ गए। तब चाचा जी बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए थे बेटा, तुमसे मिला नहीं था, तुमसे मिलने का मन किया तो यहाँ आ गया। रवि मुस्कुराकर चाचा जी को बोलता है, चाचा जी ये आपका ही घर है, आप और रुकिए 2-4 दिन, आराम से जब आपका मन कीजिए जब जाइए और आराम से खाइए पीजिए और मस्त रहिए। और ये बात बोलकर वो अपने कमरे में सोने चले जाता है। तब पूजा चाचा जी के पास दूसरे बेडरूम में आ जाती है और बोलती, चाचा जी आप रात को जागते रहना और देखना कि रवि कैसी हरकतें करता है। तब चाचा जी बोलते हैं कि बेटी चिंता मत करो, हम जरूर इसका हल निकाल लेंगे। और जब आधी रात होती है तब वैसे ही रवि उठता है और अपने कमरे से लड़की की तरह तैयार होकर निकल जाता है। जैसे ही रवि अपने कमरे से बाहर निकलता है तो पूजा चाचा जी को आवाज़ लगाती है और रवि जैसे ही पूजा की आवाज़ सुनता है तो उसे मारने के लिए दौड़ता है और बिस्तर पर चढ़कर उसका गला पकड़ लेता है, उसकी चोटी को घिसते हुए हॉल में ले आता है और फिर लड़की की आवाज़ में बोलता है कि आज मैं तेरी जुबान चाकू से काट कर तेरा रोकना टोकने का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती हूँ। और जो तू मेरे को रोज़ की रोज़ टोकती है ना रवि के साथ जाने के लिए, तो आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू मुझे टोक ही नहीं पाएगी। और उसकी चोटी पकड़कर उसे किचन की तरफ ले जाने लगता है। ये सब देखकर चाचा जी भी घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि रवि का शरीर जरूर किसी चुड़ैल और डायन के वश में है। चाचा जी रवि को पीछे से पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन रवि में इतना पावर आ जाता है कि वो चाचा जी को पीछे धकेल देता है और वो पूजा को खींचते हुए किचन की तरफ ले जाता है। फिर चाचा जी एक बार वापस आकर रवि को पीछे से पकड़ने का प्रयास करते हैं और रवि चाचा जी को जोर के लात मारता है, जिससे चाचा जी नीचे की तरफ गिर जाते हैं। लेकिन चाचा जी हिम्मत नहीं हारते और वो वापस उठकर रवि को पीछे से पकड़ लेते हैं और जो पूजा होती है वो भी उठ जाती है और वो भी रवि को पीछे से पकड़ लेती है और दोनों उसे कसकर पकड़ लेते हैं। लेकिन रवि उन दोनों से छूटकर वहां से भाग जाता है और पास के ही शमशान में जाकर बैठ जाता है। चाचा जी और पूजा दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं और जब उसे शमशान में जाता हुआ देखते हैं तो रात के 2 बज चुके होते हैं और वो वापस अपने घर आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। ऐसी भयानक स्थिति में जो चाचा जी होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे गांव जाना पड़ेगा और गांव में ही पास के जंगल में एक नागा बाबा रहते हैं जो कि बहुत सिद्ध संत है, उनकी कुटिया है और वो वहीं निवास करते हैं। तब पूजा चाचा जी को वहां जाने के लिए मना कर देती है। चाचा जी वहीं से अपने दोनों बेटों को फ़ोन लगाकर नागा बाबा को यहाँ दिल्ली लाने के लिए कहते हैं।
चाचा जी के दोनों बच्चे गांव के मुखिया को लेकर बाबा की कुटिया पे जाते हैं और उन्हें पूरी कहानी बताते हैं और उनके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लग जाते हैं कि प्लीज़ आप हमारे भाई को बचा लीजिए, उसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। नागा बाबा कुछ नहीं बोलते और बिना कुछ बोले उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपना एक गमछा लेते हैं और एक छोटी सी पोटली लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो सब लोग दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। और जब सुबह होती है तो जो रवि होता है वो शमशान से अपने घर आ जाता है और हर रोज़ की तरह फिर नॉर्मल हो जाता है और फिर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन चाचा जी रवि को इस बार ऑफिस जाने के लिए मना कर देते हैं। चाचा जी बोलते हैं, बेटा मैं कल सुबह गांव वापस जा रहा हूं, मेरी इच्छा है कि तुम आज अपना समय मेरे साथ ही बिताओ। चाचा जी की बात सुनकर रवि अपने ऑफिस की छुट्टी कर लेता है और वो लोग घर पे ही रहते हैं। शाम का 4 बजे के आसपास चाचा जी के दोनों बेटे मुखिया और वो नागा बाबा उनके घर पहुंच जाते हैं। रवि जैसे ही नागा बाबा को देखता है तो चिढ़ जाता है और अपने दोनों भाइयों को बोलता है कि ये किसे उठा लाए हो, भगाओ इस नागा बाबा को। लेकिन नागा बाबा जो पूरे रास्ते चुपचाप थे, वो चाचा जी के बेटों को बोलते हैं कि तुम दोनों अब गेट पे खड़े हो जाओ, डायन बाहर नहीं जाना चाहिए। और फिर नागा बाबा अपनी पोटली में से भभूति निकालते हैं और रवि की तरफ फेंकते हैं। रवि को चक्कर आने लग जाते हैं, वो अपने आप को संभालता है और बेडरूम में जाकर घुस जाता है और गेट अंदर से बंद कर लेता है। ये सब देखकर चाचा जी और पूजा और उनके जो बच्चे रहते हैं दोनों और मुखिया जी रहते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं और गेट खुलवाने के लिए गेट को बार बार पीटने लगते हैं। लेकिन नागा बाबा उन सबको गेट से हटने को बोलते हैं और जो फर्श रहता है हॉल का उस पर सिंदूर की एक रंगोली जैसा कुछ बनाकर उन सबको उसके चारों तरफ बैठने को बोल देते हैं और मेन गेट जो फ्लैट का रहता है उसको लॉक करा देते हैं और फिर अपनी पोटली में से कुछ हड्डियां निकालकर उस रंगोली पर रख देते हैं और बोलते हैं कि हाथ जोड़कर बैठ जाओ, कुछ ही देर में ये खुद ही गेट खोलकर बाहर आ जाएगा। और उसके बाद वो जैसे ही पूजा प्रारंभ करते हैं तो रवि एकदम गेट खोलकर बाहर आता है। लेकिन वो बाहर आता है लाल साड़ी पहनकर, श्रृंगार कर कर और नकली बालों की चोटी लगाकर, और बाहर आकर गुस्से से नागा बाबा को देखते रहता है। सब डर जाते हैं कि कोई न कोई अनहोनी जरूर होगी। लेकिन नागा बाबा एक सिद्ध तांत्रिक थे, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो बोलते हैं कि अब आई है ये डायन अपने असली रूप में, अब मैं इसको भस्म कर दूंगा। और फिर नागा बाबा उसे बोलते हैं, बेला आ नीचे बैठ जा। इस पर वो जो डायन रहती है जो कि रवि के शरीर में रहती है वो घबरा जाती है। वो सोचती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला, और वो डायन रंगोली के सामने बैठ जाती है। फिर नागा बाबा उससे पूछता है कि तू इसे क्यों परेशान कर रही है, चली जा यहाँ से। वो डायन बोलती है कि ये लड़का रवि मुझे बहुत पसंद है, मेरा पति भी ऐसा ही लंबा चौड़ा था, फिर एक दिन उसने मुझे जहर देकर मार दिया और मैं तब से भटक रही हूँ और मैं किसी के साथ लगकर दिल्ली आ गई और उन्होंने मेरा इलाज एक मौलवी से कराकर मुझे चौराहे पर रख दिया। एक दिन रवि अपनी ऑफिस से वहाँ से जा रहा था तो उसे देखकर मेरा दिल रवि पर आ गया और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूं, और मैं इसके पीछे लग गई। फिर नागा बाबा ने बोला कि ये तो तूने सच्चाई बताई है डायन, अब मैं बताता हूँ तेरी सच्चाई क्या है। फिर नागा बाबा उसकी कहानी बताना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि तेरा जन्म तो बहुत ही अशुभ ग्रह नक्षत्र में हुआ था डायन, जिसकी वजह से तुझे बचपन से ही बुरी शक्तियों से प्यार था और तू बुरी शक्तियों को शुरू से ही प्रसन्न करती चली आई है। बाद में जब तेरे घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस सारी बात को छुपाकर तेरी शादी एक आम और सीधे आदमी से कर दी, मगर तूने अपने काले कारनामे जारी रखे, तूने टोने टोटके बंद नहीं किए। तेरे बच्चे होने के बाद भी तू नहीं सुधरी। तेरे आस पड़ोसी, तेरे रिश्तेदार, तेरे जो भी नातेदार है वो अपनी काली क्रियाओं से शुरू से ही उनका सुख चैन छीनती आ रही है। और हद तो तब हो गई जब तूने
अपने आप को अमर करने के लिए अपने दोनों बच्चों की बलि दे दी। तूने उन्हें काट कर उनकी सब्जी बनाकर अपने पत्नी को परोस दी। वाह डायन वाह, तेरी जैसी खतरनाक डायन तो मैंने देखी नहीं आज तक। अब तेरे पति ने वो सब्जी खानी चाहिए और उसमें बच्चों की उंगली मिल गई तो वो बेचारा घबरा गया और उसने तुझसे पूछा भी कि बच्चे कहाँ हैं, और तूने उनसे झूठ कहा कि ऊपर के कमरे में सो रहे हैं। लेकिन तेरे पति को शुरू से ही तुझ पर शक था, इसलिए उसने ऊपर जाकर देखा और उसे जब बच्चे नहीं मिले तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और तेरा खून कर दिया और तेरी लाश को एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे गाड़ दिया और रातों रात उस गांव को छोड़कर वो भाग गया। तब से तू उस पेड़ में रहने लगी और आते जाते लोगों को शिकार बनाने लगी। सबने उस डायन की तरफ देखा, वो छाती पर मार मार कर रोने लगी क्योंकि उसकी असलियत अब सामने आ चुकी थी। तभी नागा बाबा ने चाचा जी के बेटों से उसके हाथ पकड़ने को कहा और कुछ मंत्र पढ़े और फिर पोटली से भभूत निकालकर पास में रखे पानी में मिलाकर उस डायन के मुंह में डाल दिया। वो डायन जोर जोर के चिल्लाने लगी, मेरा गला आँख से जल रहा है, कोई मुझे बचाओ। रवि को छोड़कर वो जाना नहीं चाहती थी और वो बार बार बोल रही थी, मुझे यहाँ से मत भगाओ, मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन उसकी नागा बाबा के आगे एक न चली और थोड़ी देर बाद रवि बेहोश हो गया और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। और जब रवि को होश आया तो उसे कुछ भी ध्यान नहीं था। सभी घर वालों ने चैन की सांस ली और वो सब बोले, बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुसीबत से हमें छुटकारा दिलाया। नागा बाबा बिना कुछ बोले नीचे उतर गए और गाड़ी में बैठकर चाचा जी के बेटे और मुखिया के साथ वापस गांव चले गए। वो लोग नागा बाबा को फिर जंगल में उनकी कुटिया में वापस छोड़कर आ गए। तो दोस्तों, ये थी डायन की खतरनाक कहानी। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, इस कहानी को शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।